क्या बोले थे सर? किसी अवाष्पशील विलेय के 12 ग्राम को, विलेय हमको नहीं बताया गया है, तो दिया है विलेय की ग्राम में मात्रा, ये हमें बताया नहीं गया है। W बराबर कितना? 12 ग्राम लिख दिए इसको। फिर आगे 100 ग्राम जल में घोला गया, तो जल में घोला गया तो जल यहाँ कौन है? विलायक। जल की मात्रा क्या मानते हैं? W डैश। कितने ग्राम? 100 ग्राम। फिर आगे जल का क्वथनांक बढ़कर 100.34 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पे कहा क्या कि इतने की वृद्धि या इतने की कमी हुई। इसने कहा जल का जो क्वथनांक था उससे बढ़कर 100 कितना हो गया? 34। तो पहले कुछ भी रहा उससे हमसे नहीं मतलब है, प्राप्त जो विलयन है उसका क्वथनांक कितना हो चुका है? 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे विलयन का क्वथनांक T2, विलयन के क्वथनांक को हमने T2 माना था ना, तो विलयन का क्वथनांक T2 बराबर क्या होगा जी? 100.34। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कहा कि उसके क्वथनांक में वृद्धि, उसने कहा उसका क्वथनांक बढ़कर। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपया था, हमने कहा वो बढ़कर 12 रुपया हो गया, 2 रुपया कहीं से चुरा लिए, हमने ये नहीं कहा 2 रुपया बढ़ा, ठीक है? हमने कहा जो 10 रुपया था वो बढ़कर कितना रुपया हो गया? 12 रुपया हो गया। तो तुम्हारे पास अब 12 रुपए कुल हो गए ना, कि 12 रुपए की वृद्धि हो गई। 12 रुपए हुए ना, वृद्धि कितने की? वृद्धि तो 2 ही की हुई ना, अर्थात जब 12 में से 10 को घटाओगे तब वृद्धि मिलेगी। तो क्या करना है यहाँ पे? विलयन का क्वथनांक क्या मिला हमको जी? T2 बराबर 100.34। इस T2 में से किसको घटाते हैं डेल्टा TB प्राप्त करने के लिए? T1 घटाते हैं। T1 क्या होता है? T1 क्या होता है? विलायक का क्वथनांक होता है ना। सवाल घुमा सकते थे हम, जल का क्वथनांक ही नहीं देते, तब क्या करते? तब क्या उसी को डेल्टा TB मानते? तब भी नहीं मानते, तब भी हमको लिखना पड़ता विलायक जल का क्वथनांक, क्योंकि तुम जानते हो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो कुछ चीजें जो हम जानते हैं उनको सवाल में से छिपा दिया जाता है, ध्यान में रखे रहना। जैसे जब सवाल दिया जाता है तो कभी कभी देखोगे सवाल के कोष्ठक में लिखा जाता है CU बराबर 63.5, AG बराबर 108, C बराबर 12, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, ये सब क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो चीजें कठिन है वो सवाल में दे दी जाएंगी, लेकिन जो तुम कॉमन रूप से जानते हो उनको नहीं दिया जाएगा। कॉपर का थोड़ा आगे जाता है, परमाणु भार 63.5 होता है, याद रखने में परेशानी होती है, इसलिए वो सवाल में दे देगा। सिल्वर का तुम परमाणु भार नहीं जानते हो, इतने बड़े ज्ञाता कोई नहीं है कि 118 तत्वों का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद करके बैठे रहे। जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है बस हम उन्हीं का जानते हैं, तो जो महत्वपूर्ण होगा वो सवाल में नहीं देगा। जैसे यहाँ पे सवाल में तो ग्लूकोज दे दिया है, हमने ग्लूकोज हटा दिया, और ग्लूकोज का अणुभार हम लोग कल वाले सवाल में कितना निकाले थे? 180 निकाले थे ना, इसलिए इसका आंसर 180 आया। समझ गए? विलेय ग्लूकोज ही था, तो यहाँ पे ग्लूकोज दिया है 36812O6, लेकिन कोष्ठक में कहीं C बराबर 12, H बराबर 1 और O बराबर 16 नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम जानते हो कि कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। समझ गए? लेकिन अभी यहाँ पे Ag का प्रयोग हुआ होता, Cu का प्रयोग हुआ होता, तब उसका कोष्ठक में लिखता कि Cu बराबर 63.5, Ag बराबर 108। क्यों? क्योंकि उनका हमको सामान्य रूप से नहीं पता होता है, इसलिए उनका परमाणु भार सवाल में लिख देगा। तो जो चीजें नहीं पता होती हैं वो सवाल में दे दी जाती हैं। तो यहाँ तो तुम जल का क्वथनांक जानते हो ना, इसलिए सवाल का तरीका हम बदल भी सकते थे, जल का क्वथनांक नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने जबकि जल का क्वथनांक भी आगे बोल दिया था। तो जो जल है वो विलायक है, और विलायक के क्वथनांक को क्या मानते हैं?
विलायक के क्वथनांक को हम मानते हैं T1, कितना 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1, मतलब 100.34 माइनस 100 कितना 0.34 डिग्री सेल्सियस। क्या इसको केल्विन में बदलें? कोई परिवर्तन होगा केल्विन में बदलने पर? नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन है ना, तो परिवर्तन होने पर केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस हो, दोनों आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ये चीज को याद रखना है। अब ध्यान से देखो और क्या दिया है, ये भी बराबर 0.1551 केल्विन प्रति मोल अंतर है ना। तो ये हमारा हो गया। इसलिए डेल्टा TB बराबर KB गुणा W गुणा 1000 बटे M गुणा W डैश। जितनी चीजें पता है उसको रख दो, जो नहीं पता है वो मिल जाएगा। क्या निकालना था? विलेय का अणुभार निकालना था ना, अर्थात यम निकालना है। तो यम नहीं पता है हमें, बाकी तो पता है। डेल्टा TB कितना पता है? 0.34। KB क्या है? 0.51। W क्या है? 12। 1000 क्या है? 2000 बटे M नहीं पता है। W डैश क्या है? 100। 2 0 से 3 0 कट जाएगा, हो गया। उसके बाद बराबर क्या आ गया? देखो इधर तो तुम्हारा 0.34 ही बचा हुआ है, और क्या करें, देखो यम नीचे ना, यहाँ पे इसको ऊपर ले आओ, 0.34 को नीचे लेके चले जाओ। तो M बराबर क्या आएगा? 0.51 ऊपर, 12 ऊपर और 10 ऊपर, नीचे आ गया तुम्हारा 0.34। ऊपर नीचे हम पूरा कर दें किसका? 100 का, क्योंकि दोनों में 2-2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। जब 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा ये, और 12 दान में 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 34 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 गुणे 120 बट्टे 2, 60 दूनी 120, 60 तिया 180 ग्राम। तो क्या कह दें कि वह विलेय ग्लूकोज होगा? क्या कह दें कि वह विलेय ग्लूकोज होगा? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि ग्लूकोज का ही अणुभार 180 हो, और का भी अणुभार 180 हो सकता है। समझ गए? याद रखे रहना, नोट कर लो। अणुभार बताना था, अणुभार निकाल दिए। हेडिंग लिखो, लास्ट नंबर है, हिमांक तथा हिमांक का अवनमन। हिमांक तथा हिमांक का अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन था ना, तो हिमांक का अवनमन पढ़ना है। हिमांक का अवनमन हो गया। अब तो पहले इसमें हिमांक जानना है। हिमांक क्या होता है? हिमांक क्या होता है? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, वही उसका हिमांक कहलाता है। जैसे जल का हिमांक क्या जानते हो?
0 डिग्री सेल्सियस, जो जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू करता है। तो जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें अगर कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाएगा तो इसका हिमांक कम हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा। ठीक है, जैसे हिम मिश्रण का नाम सुने होंगे। हिम मिश्रण का नाम सुने हो? नहीं सुने, बहुत सही किए हो। हिम मिश्रण क्या होता है? बर्फ और नमक का मिश्रण होता है। समझ गए? बर्फ में जब नमक मिला देते हैं तो उसका हिमांक घट के -8 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच चला जाता है। अर्थात जिस जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना था वो नमक मिलाने के बाद -8 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच जमेगा। तो इसका मतलब नमक ने जल के हिमांक को क्या कर दिया? कम कर दिया ना, क्योंकि 0 पे जम जाता, लेकिन नमक मिला दिया तो 0 पे नहीं जम के अब कितने पे जमेगा? वो -8 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच जमेगा। वो नमक की मात्रा पर निर्भर करेगा। ठीक है ना? इसी को हम हिम मिश्रण कहते हैं। जो घंटी बजाने वाला कुल्फी वाला लेके आता है ना, वो हिम मिश्रण का ही प्रयोग करता है कुल्फी जमाने के लिए। उसका जो डिब्बा होता है उसमें हिम मिश्रण पड़ा होता है। समझ गए? उस हिम मिश्रण से उसके अंदर जो मिश्रण भरा होता है बर्फ अवस्था में, ठोस अवस्था में, उसका जो ताप होता है -8 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसीलिए जैसे ही वो अपने डिब्बे से द्रव को उस कुल्फी वाले केन में भरता है, उसमें लगाता है, तुरंत ही फटाक से वो 2 से 3 मिनट के अंदर कुल्फी जम जाती है। समझ गए? क्योंकि कुल्फी जल्दी जमेगी, उसको दूध को जमना है तो 0 पे तो जमेगा नहीं, 0 से कम तापमान करना होगा। इसीलिए वो हिम मिश्रण बनाता है कि -8 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और कुल्फी जल्दी से जम जाएगी। फिर निकाल के दे देता है, तुम लोग दबाते हुए निकल लेते पैसा देके, लेकिन सोचते नहीं हो कि उसने किसका प्रयोग किया है। साइंस के विद्यार्थी हो, तनिक दिमाग लगाया करो, क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए खाते ही नहीं हो। हो सकता है महंगा मिलता हो इसलिए नहीं खाते होगे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन उसमें सस्ता वाला भी आता है, 2 रुपए वाला भी आता है, उसमें खाली लकड़ी रहती है। चलो तो आगे शुरू करते हैं। इसमें पहले हिमांक लिखो। हिमांक क्या होता है? हिमांक हेडिंग लिखो नीचे, हिमांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है। हो गया? उस द्रव का हिमांक कहलाता है। उस द्रव का हिमांक कहलाता है। हो गया? अब लिखो हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन हिमांक का अवनमन हो गया? इसमें लिखो, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब किसी
विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब हो गया शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। हो गया जिससे विलयन का हिमांक भी जिससे विलयन का हिमांक भी हो गया शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है या शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। विलयन का हिमांक भी शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हो गया अतः काली पेन से लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, काली पेन से लिखना। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के हिमांक में होने वाली कमी विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को ही विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को ही हो गया हिमांक का अवनमन कहते हैं। कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टी एफ नीचे की तरफ एफ रहेगा। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बी था बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, हो गया। इन्वर्टेड कॉमा बंद करो। अब नीचे फिर लिखो अतः यदि किसी विलायक का हिमांक T1 है, यदि किसी विलायक का हिमांक T1 है तथा उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन
हो गया। का हिमांक प्राप्त विलयन का हिमांक T2 है, T2 है, तो हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन हो गया। डेल्टा TF बराबर, तनिक बता दो क्या होगा इस पर। नहीं वो वाला नहीं, अभी घटाने वाला बताओ। कल हमने डेल्टा TB बराबर निकाला था T2 माइनस T1, तो आज क्या होगा? एक चर्चा वहां पे किए थे, परिवर्तन निकालते समय सदैव बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते, ठीक है ना। तो इस बार कौन बड़ा है? विलायक का हिमांक बड़ा होगा कि विलयन का? विलायक का हिमांक बड़ा होगा, क्योंकि वह कह रहा है कि जब अवाष्पशील विलय मिला रहे हो तो प्राप्त विलयन का हिमांक कम हो जा रहा है, हो रहा है ना। मान लो पहले जो हमारे पास विलायक था उसका हिमांक था 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको किसके बराबर मानोगे? T1 के बराबर। तुमने इसमें मिलाया अवाष्पशील विलय, तो इसका हिमांक कम हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होगा? T2 बराबर हो गया ना। तो कौन बड़ा है इसमें? T1 बड़ा है ना। तो इस बार शुद्ध विलायक का हिमांक बड़ा होगा, ध्यान दिए ना। तो क्या घटाएंगे यहाँ पे? T1 माइनस T2, नोट कर लो, T1 माइनस T2 हो गया। अब नीचे लिखो फिर से, एक फिंगर इंडिकेट पॉइंट। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि हो गया जी। नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि, हो गया, हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। बस वही कल वाला फॉर्मूला बन जाएगा, फिर से बनेगा। हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा TF बराबर क्या बन जाएगा? एक मिनट, डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती किसके? मोललता के, क्योंकि कहा कि हिमांक का जो अवनमन होता है मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। हमको पता होगा अनुक्रमानुपाती हटाए बराबर लगाए तो ये क्या लग जाएगा? स्थिरांक। अब यहाँ पे डेल्टा TF बराबर लगाओगे तो K तो लगेगा, साथ में नीचे क्या लगा देंगे? F लगा देंगे, और बुरे क्या कर देंगे? मोललता कर देंगे। ये हमारा नवा सूत्र बन गया। और एकदम नवा, पुराना थोड़ी हो गया। अब क्या होगा? मोललता का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ लिए हैं, फिर से यहाँ नहीं लिखेंगे। मोललता का फॉर्मूला पिछले वाले हेडिंग में क्या पढ़े थे? विलय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा, और ऊपर गुणा 1000, अर्थात W बट्टे M गुणा W डैश गुणा 1000। सारी चीजें तो पिछले हेडिंग में पढ़ चुके हो, फिर से यहाँ लिख के टाइम बर्बाद करने का क्या जरूरत है। इसलिए डेल्टा TF बराबर KF गुणा W गुणा 1000 बट्टे M, और गुणा क्या? W डैश
हो गया, दिखाई दे रहा है। बस एक ही अंतर है, डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ, केबी की जगह केएफ हो जाएगा ना। सूत्र सारे वही हैं, कोई बदलाव है? एक याद कर, दोनों में काम होगा तुम्हारा। वहां पे उन्नयन बोले थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? अवनमन बोलेंगे। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, परिभाषा भी एक ही तरीके से बनेगी। वहां पे मोलल उन्नयन स्थिरांक की बनी थी, यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक की बनेगी। वहां भी 1000 ग्राम में 1 मोल बोले थे, यहाँ भी 1000 ग्राम में 1 मोल बोलेंगे। वहां भी जब 100 ग्राम में 1 मोल बोले थे तो उनको मोलर मिल गया था, यहाँ भी जब 100 ग्राम में 1 मोल बोलेंगे तो उनको क्या मिल जाएगा? मोलर मिल जाएगा। बस उन्नयन की जगह क्या हो जाएगा? अवनमन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों हेडिंग्स में से एक सवाल फिक्स होता है और सीधा सीधा सूत्र पे ही फिक्स होता है। या तो तुमसे केएफ पूछेगा या तुमसे एम पूछेगा, ज्यादा करके यही पूछा जाता है। बाकी तो भाग्य खराब है तो कुछ भी पूछ सकता है। खराब क्या, अगर इस फॉर्मूले पे समझो अच्छा ही है, क्योंकि यही फॉर्मूला ही है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। जो चीजें होंगी सब मान दिया गया होगा, लेकिन हाँ तुमको घुमा सकता है, जैसे कल के सवाल में हम बताए थे। ठीक है, तो ज्यादा जोश में मत आना कि एकदम आसान है, नहीं जोश में आने के चक्कर में होश खो बैठोगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको लिख लो फॉर्मूले को, जहां लिखोगे सब, जहां लिख लो केएफ बराबर, जहां केएफ बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक जिसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जहां केएफ बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक जिसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। हो गया ना। बस बाकी डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू एस तो जानते ही हो क्या क्या है। ठीक है, लिखना होगा तो नीचे लिख लेना। डब्ल्यू बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, एम बराबर विलेय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू डैश बराबर विलायक की ग्राम में मात्रा और 1000 बराबर 2000 होगा। बस ये फॉर्मूला बन गया। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट हेडिंग लिखो, इंडिकेट पॉइंट हेडिंग मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। हो गया, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो फिर वही चीज, यहां से एक और आसान परिभाषा भी निकाल सकते हो। अभी देखो ऊपर वाली परिभाषा बनी थी डेल्टा टीएफ बराबर केएफ पूरे मोललता न बना था। अभी उसी मोललता को एक कर दिया जाए तो क्या होगा? अभी तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ हो जाएगा। तो कह दें 1 मोल प्रति किग्रा विलायक वाले विलयन के क्वथनांक में या हिमांक में होने वाली कमी ही क्या कहलाती है? मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। 1 मोल प्रति किग्रा विलायक विलयन के हिमांक में होने वाली कमी क्या कहलाएगी? हिमांक का अवनमन कहलाएगी। हो जाएगा, अर्थात मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगी। ठीक, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे, यहां से हम लोग बनाते हैं, इसी से बनाते हैं पुराने तरीके से, क्योंकि डेल्टा टीएफ बराबर जानते हो, इसलिए डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा? केएफ को अलग करेंगे, डब्ल्यू बट्टे एम को अलग करेंगे, 1000 बट्टे डब्ल्यू डैश को अलग करेंगे, अर्थात केएफ गुणा एन गुणा 1000 बट्टे क्या बना? डब्ल्यू डैश। ये डेल्टा टीएफ के बराबर बना हुआ सूत्र है। ठीक है, एन को किया जाए 1, डब्ल्यू डैश को किया जाए 1000, तो विलेय का मोल एन बराबर 1 और विलायक की मात्रा डब्ल्यू डैश बराबर 1000। तो इसलिए इस बार तो डायरेक्ट लिख देते हैं, पिछले वाले में तो हल ही किए थे।
डायरेक्ट लिखो डेल्टा TF बराबर क्या, KF होगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, n का मान 1 होगा, ये 1000 से 1000 कट जाएगा, कटेगा, तो डेल्टा TF बराबर KF आ जाएगा। तो फटाक से नोट करो, नीचे इसकी परिभाषा तो अब लिख ही सकते हो, देख सकते हो ना, पिछले वाली हेडिंग की परिभाषा की तरह ही बन जाएगा। क्या लिखोगे परिभाषा, अतः किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर, हो गया, विलायक के हिमांक में होने वाली कमी, अब वृद्धि नहीं बोलेंगे, विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को ही उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। हो जाएगा, तो इसके नीचे लिख लेना है इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक, बाकी चीजें इसमें कल होंगी। एक सवाल लिख लो घर के लिए, यहीं पे काम भी हो जाएगा, सवाल कल फटाक से बता देंगे, खत्म हो जाएगा, अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। सवाल लिख लो, नहीं पहले सवाल लिखो रख में, सब नोट करना इसको, जल्दी करो। किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को, किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोला गया, 20 ग्राम जल में घोला गया, 20 ग्राम जल में घोला गया, तो जल के हिमांक में होने वाली कमी, तो जल के हिमांक में होने वाली कमी क्या होगी, क्या होगी, अर्थात इसने क्या पूछा, जल के हिमांक में होने वाली कमी अर्थात अवनमन इसने पूछ लिया, तो क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा TF निकालना पड़ेगा इस बार, ठीक है। जबकि विलेय का अणुभार, जबकि विलेय का अणु, जल के क्या लिखे, ज्ञात कीजिए, जल के हिमांक में होने वाली कमी ज्ञात कीजिए, उसके आगे लिखना है जबकि, जल के हिमांक में होने वाली कमी ज्ञात कीजिए, जबकि विलेय का अणुभार 342.4 है, और जल के लिए KF बराबर और 0.4 है, और जल के लिए KF बराबर, जल के लिए KF बराबर 1.863 केल्विन प्रति मोललता, 1.863 केल्विन प्रति मोललता है। हो गया ना, बस, तो इसको नोट कर लो, परिभाषा इसके नीचे लिख लेना, बाकी चीजें कल होंगी। अब